हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम पढ़ेंगे मोशन एंड टाइम। बेसिकली मोशन क्या होता है, और तब भी हम कभी भी जब हम मोशन करते हैं तो उसके साथ टाइम इन्वॉल्व होता है, नहीं होता है, और टाइम कैसे वेरी करता है, राइट? तो लेट्स गेट इनटू द टॉपिक। Whenever an object moves, it is said to be in motion. Everything in this universe is in constant motion. Even when an object is thought to be stationary on the earth, it is still in motion because the earth itself is in continuous motion. The position of an object in motion constantly changes with respect to other objects in its surroundings. For example, when a person walks in a car or a car moves, surrounding objects appears to be moved in the opposite direction. अब देखो, मोशन बेसिकली क्या होता है? जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, राइट, तो हम उसको क्या बोलते हैं कि ये मोशन में है। तो अगर देखा जाए तो ऐसे तो फिर यूनिवर्स में सारी चीज ही मोशन में है, राइट? या फिर सारी चीज कांस्टेंट में है? व्हाट डू यू थिंक? कांस्टेंट मतलब अगर वो मूव नहीं कर रही है, राइट? अब देखो, अगर मैं बोलूं कि अभी मैं यहाँ पे स्टैंडिंग कर रही हूँ, राइट, और मैं स्टिल हूँ, आई एम स्टैंडिंग स्टिल, राइट? तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्या मैं सच में मूव नहीं कर रही? बट अगर देखा जाए एक बिगर पिक्चर में तो अर्थ तो कॉन्टिन्यूसली रोटेट कर रही है, राइट? अर्थ तो क्या कॉन्टिन्यूस मोशन में है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि मैं भी मूव कर रही हूँ, राइट? तो ऐसे भी काफी सारे पर्सपेक्टिव्स हैं। हम अब आगे पढ़ते हैं इस चैप्टर में। सो लेट्स गेट इनटू द टॉपिक विच इज मोशन। A body is said to be in motion if it changes its position with respect to the other objects which are not moving. On the other hand, the objects which are not moving are said to be at rest or stationary objects. Motion can be fast or slow. For example, if you want to cross the road, then before crossing, first you estimate how fast or slow the vehicles are coming towards you. Then, only you can judge whether you will be able to cross the road or not. Hence, whether an object is moving faster or slower with respect to another object is decided by the distance moved by the object in a given interval of time. So basically कोई भी जो बॉडी है जब वो मूव कर रही है तो वो उसको क्या बोलते हैं? मोशन में है। तो मूव करने से होगा क्या? जब भी कोई बॉडी मूव करेगी तो उसको क्या, उसकी पोजीशन चेंज होगी, राइट? चेंज इन पोजीशन, ये एक बहुत आइडेंटिफाइबल कैरेक्टरिस्टिक है कितना, मोशन में होने की। तो मोशन में तो है, बट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? द अदर ऑब्जेक्ट्स दैट आर अराउंड दैट ऑब्जेक्ट। ऑल राइट, मोशन में हम किसी के रिस्पेक्ट में बोलेंगे कि ये लेट्स से अर्थ इज रोटेटिंग विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? सन। ओके, ऐसे एग्जाम्पल देते हैं हम। तो अगर हम एग्जाम्पल देते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्रॉस कर रहे हो रोड, ठीक है, कोई भी जो मोशन है या तो वो फास्ट हो सकता है या स्लो हो सकता है, ठीक है? अगर एक गाड़ी मूव कर रही है तो वो स्लो भी मूव कर सकती है और तेज भी मूव कर सकती है, राइट? तो ऐसे होता है। नाउ लेट्स परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। सो पुल योर स्लीव्स अप नाउ। सर्च फॉर अ सेफ प्लेस फ्रॉम वेयर यू कैन ऑब्जर्व अ बिजी रोड। इट मे बी रूट ऑफ इन मॉर्निंग और आफ्टरनून। Go to that place and mark 2 electric poles. Now measure the time taken by different vehicle in different traffic conditions between these 2 electric poles and note down your observation in the following table. तो बेसिकली आपको क्या करना है कि एक जगह पे ऐसे चले जाना है, थोड़ा रूफ टॉप हो, राइट? और वहां से क्या करना है, 2 पोल्स हैं, लेट्स से कोई भी मान लो वहां पे, कि यहाँ से लेके यहाँ तक मैं देखता हूँ कि कितने जो डिफरेंट टाइप के ट्रांसपोर्ट हैं, लाइक बाइसिकल्स हो गया, स्कूटर्स, कार हो गई, यहाँ से पास कर रहे हैं और कितना टाइम ये लोग ले रहे हैं, ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में। एंड यू हैव टू नोट दैट in this table. You will observe that the distance covered is same in every case, right? Distance तो same ही है, but the time taken by the different mode of transport to cover the distance is not same, as some of them are moving slow and some of them are moving fast. All right? तो ये हमें देखने को मिलता है। So let's get to the next page now. Now comes the speed. अब देखो, कोई भी चीज मोशन में है तो किसी चीज की वजह से है, कुछ एनर्जी उसके पीछे लग रही है। लेट्स से इफ वी टॉक अबाउट ह्यूमन बींग्स, राइट, और लेट्स से कार, ठीक है, तो वो मूव कैसे कर रही है, वो मोशन में कैसे है? ड्यू टू व्हाट? सम एनर्जी जो उस पर स्पेंड हो रही है, ठीक है। अब वो जो स्पेंड हो रही है एनर्जी, जिसकी वजह से क्या होता है, एक मोमेंटम, एक
स्पीड डेवलप होती है, राइट? हम इसके बारे में पढ़ते हैं. व्हाट इज स्पीड? The idea of how fast or slow an object is moving is found by the distance it covers in a unit time. This is called speed by the moving object. Hence, the distance traveled by an object in a unit time is called speed. तो बेसिकली स्पीड क्या होता है? अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि कोई ऑब्जेक्ट स्लो मूव कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट फास्ट मूव कर रहा है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट की स्पीड. हम बोलते हैं ना कि ये ऑब्जेक्ट में ये बहुत तेजी से जा रहा है, ये बहुत स्पीड में है कार, ये स्पीड में नहीं है. तो इसी स्पीड को हम क्या बोल रहे हैं कि कितना फास्ट है, स्लो है ऑब्जेक्ट. ऑल राइट. तो कोई भी ऑब्जेक्ट, अभी आपने पहले जो एक्टिविटी की इसमें देखा होगा, जो ऑब्जेक्ट है जो ज़्यादा एक डिस्टेंस ज़्यादा टाइम में कवर कर रहे हैं और वही डिस्टेंस सेम टाइम कम टाइम में कवर कर रहे हैं, तो उन दोनों की स्पीड में वेरिएशन होगा. ठीक है. तो इसी का फॉर्मूला क्या है? देयरफॉर स्पीड इज इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड इन अ यूनिट टाइम. ऑलराइट. स्पीड मतलब क्या? कि जो डिस्टेंस कवर हुआ है और कितना टाइम लगा उसमें. ठीक है. द SI यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड, विच कैन बी रिटन एज मीटर per second, MPS or MS -1. The other units of speed are kilometer per hour, miles per hour, meter per minutes, etc. Alright? देखो, अब हमने ऐसा यूनिट क्या देखी? जैसे मीटर पर सेकेंड, माइल्स पर आवर, किलोमीटर पर आवर, राइट? ये कहाँ से आया? देखो, डिस्टेंस किस में होता है? या तो मीटर में होता है, किलोमीटर में होता है. ठीक है. अगर हम डिस्टेंस मीटर में ले रहे तो टाइम किस में आएगा? आएगा सेकेंड्स में. ठीक है. और अगर किलोमीटर में डिस्टेंस मेजर हुआ है तो टाइम किस में? आर में मेजर करेंगे. इसीलिए तो जो भी यूनिट्स आएंगी वो कैसे आएंगी? मीटर पर सेकेंड. ये जो सेकेंड है ये ऊपर जब चला जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे? मीटर पर सेकेंड. या फिर इस तरीके से मीटर सेकेंड raised to the power -1. All right, now let's pull your sleeves up. So, mark a distance of 100 meter in your school playground. Now, along with your friends, take turns to run down the distance from one end to another. One of your friends can note down the time taken by each one of you to cover the distance. Now, calculate the speed of each child and find out who is faster among all of you. So, basically, आपको क्या करना है? अपने स्कूल ग्राउंड में 100 मीटर का प्ले ग्राउंड पे मार्क कर लेना डिस्टेंस, 100 मीटर का. ठीक है. अब आपने क्या किया? डिस्टेंस फिक्स कर दिया. डिस्टेंस कितना हो गया? 100 मीटर, राइट? अब आपको क्या करना है? अपने एक दोस्त को बोलना है कि जितना भी हम लोग टाइम ले रहे हैं 100 मीटर को कवर करने में, वो क्या नोट करना है. ठीक है. आपने क्या टाइम नोट करना है. अब आपके क्या पास डिस्टेंस है और टाइम है, तो आप क्या स्पीड कैलकुलेट कर सकते हो कि अपनी स्पीड क्या है. Alright, so you have to do that. Now let's get to an information. You know, falcon is the fastest creature on the earth. It can achieve a speed of about 300 km per hour. Falcon एक creature है जिसकी fastest speed है. उसकी speed कितनी है? 300 km per hour. जिसका मतलब क्या हुआ? कि वो 1 घंटे में 300 किलोमीटर कवर कर लेता है. Wow, isn't that amazing? Now, cheetah. Cheetah is the fastest land animal with a speed of about 112 km per hour. चीता का स्पीड कितना है? चीता फास्टेस्ट लैंड एनिमल है, लैंड एनिमल, और इसका कितना स्पीड है? 112 किलोमीटर 1 घंटे में. ओके. एंड नेक्स्ट, द फास्टेस्ट मैन ऑन अर्थ इज हुसैन बोल्ट. He holds the world record of 9.58 seconds as the fastest time in 100 meter sprint. This comes to about 36.7 km per hour. Alright? तो आपने हुसैन बोल्ट का नाम सुना होगा. उनका क्या है? 100 मीटर स्प्रिंट को उन्होंने 9.58 सेकेंड्स में कंप्लीट किया है. इसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो क्या मिलता है? 36.7 किलोमीटर्स 1 घंटे में कवर किया है. Now let's get to one more information. In every country, there are traffic rules that determine the highest speed at which vehicle can be driven on roads. In order to make it possible for drivers to know at what speed they can drive at a particular distance, all the vehicles are equipped with an instrument called speedometer.
It shows the speed of the vehicle in kilometer per hour on a dial on the dashboard. तो आपने देखा होगा कि जो भी कार होती हैं या स्कूटर हैं, जो भी व्हीकल होता है, बेसिकली उसमें क्या होता है, एक स्पीडोमीटर. स्पीडोमीटर का क्या काम क्या होता है, वो दिखाता है आपको स्पीड कि जो आपका व्हीकल है वो कितनी स्पीड में मूव कर रहा है. किलोमीटर पर आवर के ऐसा यूनिट में वो दिखाता है. ऐसा चीज आपने देखी होगी. ठीक है. नाउ लेट्स सी एन एग्जांपल एंड डू वन कैलकुलेशन. The distance between the two cities is 350 kilometer. Alright? A car takes 7 hours to cover the distance. Calculate the speed of the car. So now, see, in this question, what they have given the distance between the two cities, which is 350 kilometers. Okay? And the time taken to travel by the car is 7 hours. So, and what we have to find out? We have to find out the speed of the car. We know that the speed is equal to the distance covered divided by the time taken. So we know the distance, we know the time, right? 350 divided by 7 will get 50 kilometer per hour. So speed is 50 kilometer per hour. Now let's get to a question. So how does the speedometer of a car measure speed? Okay, अभी हम लोगों ने मेजर देखा था, स्पीडोमीटर होता है हर व्हीकल में, बट ये एक्चुअल में मेजर कैसे करता है स्पीड, राइट? यू हैव टू फाइंड दिस आउट. नाउ लेट्स गेट टू एन इंफॉर्मेशन. Electricity is conducted through a wire at a speed of about 1,50,000 km per second, but the nerve impulse in our body travels at a maximum speed of about 1000 meter per second only. Wow, isn't that interesting? जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, जो वायर से जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो उसकी स्पीड पता है कितनी होती है? 1,50,000 किलोमीटर पर सेकेंड. और वहीं पे जो हमारी बॉडी में नर्व इम्पल्स एक्ट करती है उसकी स्पीड होती है कितनी? 1000 मीटर पर सेकेंड ओनली. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज. Let's understand uniform and non-uniform motion. A body is said to be in uniform motion if it covers equal distance in equal intervals of time. On the other hand, when a body covers unequal distances in equal intervals of time or vice versa, then it is said to be non-uniform motion. Okay. तो अभी हमने मोशन के बारे में पढ़ा था. बेसिकली क्या, कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग. ठीक है. अब दो टाइप के मोशन हो सकते हैं, या तो यूनिफॉर्म मोशन या नॉन यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है कि जब आप इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर कर रहे हो. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस थ्रू एन एग्जाम्पल. सो बेसिकली आपको क्या देखना है, लेट्स से एक कार है जिसने क्या 8 o'clock पे चलना स्टार्ट किया. 8 o'clock पे वो किस पे थी? रेस्ट पे थी, मतलब कोई भी डिस्टेंस ट्रैवल नहीं किया था, राइट? अब वो चलना स्टार्ट किया तो आपने किस पे? 8:15, मतलब 15 मिनट्स बाद उस पर डिस्टेंस नोट किया. तो कितना? 5 किलोमीटर्स उसने रन किया था. इन व्हाट? 15 मिनट्स. फिर आपने नेक्स्ट कब चेक किया? 8:30 पे, मतलब 15 मिनट्स बाद आपने क्या देखा कि वापस से 5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया है, राइट? तो आप देखोगे कि हर 15 मिनट बाद सिर्फ 5 किलोमीटर चल रही है गाड़ी, राइट? 5 किलोमीटर इंक्रीज है डिस्टेंस में. तो ये किस टाइप का मोशन हुआ? यूनिफॉर्म मोशन. ओके. वहीं पे दूसरी तरफ क्या, देयर इज अ कार बी. ऑलराइट. अब उसमें हम देख रहे हैं हर 15 मिनट बाद, ठीक है, जैसे हमने पहले देखा था. बट हमें यहाँ देखने को क्या मिल रहा है कि जो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. तो आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. तो प्लांट्स अपने आप को कैसे 1 से 2 में कन्वर्ट करते हैं, वही तो रिप्रोडक्शन है, राइट? तो हम देखते हैं कैसे होता है. सो लेट्स गेट इनटू द टॉपिक. अलग डिस्टेंस ट्रैवल हुआ, कितना? 5 किलोमीटर्स. तो हम यहाँ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ all living organism is that they give birth to young ones of their own kind. But what would happen if new generation of species were not produced from their parents? Then the earth would turn out to be a barren place with no life, since
The lifespan of an organism is limited, so they need to multiply their numbers. The ability of all living organisms to produce new individuals of their own kind is called reproduction. In plants, there are many different modes of reproduction. Some grow out of the parent's body to form its part. Some form spores, while some break up into 2 or more fragments. Let us study about these different modes of reproduction found in plants in details. So basically जितने भी living organisms है, ठीक है, वो अपने young ones को birth देते हैं, right? Divide करते हैं, multiply करते हैं, मतलब reproduce करते हैं. क्यों? क्योंकि अगर ऐसे नहीं होगा तो क्या होगा कि reproduction लेट से नहीं हुआ तो एक टाइम बाद क्या plants की species ही खत्म हो जाएंगी, right? तो इसीलिए plants के पास क्या different ways है reproduction के, तो वही हम देखते हैं. So let's see reproduction in plants. भी हम लोगों ने distance और time. Reproduction is a fundamental feature of all living organisms, including plants. Generally, all the plants growing around us consist of 2 main parts. So basically, living organism जितने भी हैं सभी reproduce करते हैं, right? So be either plant or animals, सभी reproduce करते हैं, right? जनरली क्या होता है, कोई भी जो प्लांट होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं. एक होता है वेजिटेटिव पार्ट, एक होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट. ओके, सो लेट्स सी दैट. सो द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट इंक्लूड्स रूट्स, स्टेम्स, लीव्स एंड बर्ड्स आर वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट्स. दीज आर कंसर्न्ड विद न्यूट्रिशन एंड ग्रोथ. तो बेसिकली वेजिटेटिव पार्ट का क्या मतलब हुआ कि जो भी पार्ट प्लांट को ग्रोथ में हेल्प करता है, राइट? न्यूट्रिशन में, ग्रोथ में हेल्प करता है. तो कौन कौन से? रूट से कंडक्शन होता है वाटर का, स्टेम्स में भी स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, लीव्स हो गया, सब में क्या हो रहा है? न्यूट्रिशन बन रहा है, राइट? ग्रोथ हो रही है. तो इस पार्ट को क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव पार्ट. नेक्स्ट कम्स द रिप्रोडक्टिव पार्ट. मूव. सो दिस इज प्राइमरीली कंसर्न्ड विद रिप्रोडक्शन ऑफ द प्लांट. इट कंप्राइजेस ऑफ द फ्लावर. अ प्लांट हैव both male and female parts born on the same flower, or they may born on different flowers. After growing for a certain period, most of the plants bear flowers. You might have seen flowering of mango trees during spring season. Juicy mangoes are obtained from the flowers. Every fruit has 2 parts, pulp and seed. We usually eat the pulp and mostly discard the seed, but remember that these seeds obtained from flowers germinate and form new plants. So basically reproductive part प्लांट का वो पार्ट होता है जो किसमें? रिप्रोडक्शन में काम आता है, ठीक है. तो जो बेसिकली रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है? फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है. तो जो प्लांट का एक फ्लावर होता है वो या तो मेल और फीमेल दोनों पार्ट बियर करता है, या फिर एक फ्लावर कंप्लीटली मेल होगा और सेम प्लांट पे दूसरा फ्लावर क्या होगा? फीमेल होगा, ठीक है. तो क्या होता है कि मोस्टली हम लोगों ने देखा होगा कि जो कोई भी प्लांट होता है उसमें सीड्स, उसमें क्या आते हैं? फ्लावर आते हैं. जैसे कि मैंगो के केस में अगर हम देखें तो मैंगो का फ्लावर क्या है? मैंगो ट्री का क्या फ्लावर है? मैंगो, ठीक है. तो हम मैंगो में से तो बेसिकली पल्प खा जाते हैं और क्या सीड बच जाता है, ठीक है. तो फ्रूट जो होता है ना, फ्रूट होता है उसके 2 पार्ट्स होते हैं, क्या? पल्प एंड सीड. एंड मेक अ प्रॉपर, ठीक है. और जो बेसिकली सीड है वो भी वापस किस में जर्मिनेट करेगा? एक नए प्लांट में जो वापस से मैंगो ट्री में डेवलप होगा. नाउ द रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स इज ऑफ 2 टाइप्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब जो रिप्रोडक्शन है प्लांट्स में 2 टाइप से होता है. एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दीज टर्म्स. सो फर्स्ट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. मोशन इज यूनिफॉर्म मोशन. When reproduction is carried out by means of a single parent, such type of reproduction is called asexual reproduction. The ability to produce new individual asexually is common in plants. Asexual reproduction is carried out by various ways in plants. In the given flow chart, types of asexual production and parts of the plants used are listed. So basically, कोई भी basically जब reproduction सिर्फ एक पेरेंट से होता है, या फिर मेल से या फिर फीमेल से, तो उस टाइप की रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ऐसा रिप्रोडक्शन मोस्टली हम प्लांट्स में देखने को मिलता है हमें, ठीक है. तो लेट्स गेट टू द नेक्स्ट पेज नाउ. कार. ऑलराइट.
So this is the table, this is a chart showing the asexual reproduction, different types of asexual reproduction seen in plants. So first is vegetative propagation, budding, fragmentation and spore formation. ये वो 4 तरीके हैं जिसकी वजह से क्या होता है, asexual reproduction होता है. So vegetative propagation हम कहाँ देखने को मिलता है, स्टेम में मिलता है, राइट? और किस में मिलता है, रूट्स में देखने को मिलता है, लीफ में होता है, बड में होता है, और फिर इसी के एग्जाम्पल्स हैं. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन डिटेल. तो टाइम 10. The asexual reproduction in which new plants are produced from roots, stems, leaves and buds are called vegetative propagation. Okay. तो अब देखो, जब आप दूसरा प्लांट asexual मतलब एक ही प्लांट या तो मेल या फीमेल यूज हो रहा है, राइट? अब जब एक ही प्लांट से नया प्लांट बन रहा है यूजिंग व्हाट, रूट्स, स्टेम, लीव्स एंड बर्ड्स, कितना है, ठीक है? ये सारी चीज यूज करके जब कोई नया पौधा बनता है तो उसको क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. सिंस रूट्स, stems, leaves and birds are the vegetative part of a plant, hence it is known as vegetative propagation. अब ये जो सारे प्लांट्स है क्या हैं, एक वेजिटेटिव पार्ट है ना प्लांट के, इसीलिए हम इनको क्या बोल रहे हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. Here some categories of plants are discussed in which vegetative propagation occurs. तब देखते हैं किस किस में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है. Now let's see and understand the vegetative propagation through stem or motion. तो हम इससे किस, सो बेसिकली अब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मतलब अब एक नया प्लांट ग्रो हो रहा है किसके थ्रू, स्टेम के थ्रू. सो लेट्स सी द एग्जांपल्स, कहाँ कहाँ हो जाता है. फर्स्ट इज रनर. स्ट्रॉबेरी एंड ग्रास आर द मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स ऑफ रनर्स. In runners, vegetative propagation occurs through the stem. The runners produce underground stems. As these stems grow through the soil, they produce new roots and shoots at definite intervals above the ground. They may break off from the mother plant and grow as independent plants. So basically आपने स्ट्रॉबेरीज या ग्रास तो आपने देखा ही होगा, तो ये एग्जाम्पल है रनर्स के. तो इस केस में क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से ये लोग ग्रो करते हैं, ठीक है. अब मोस्टली क्या होता है, जो इनकी स्टेम्स होती हैं, ठीक है, ये अंडरग्राउंड ही मूव कर रही होती हैं, राइट? जैसे एक रूट मूव करती है बट ये अंडरग्राउंड इनकी स्टेम मूव करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, रूट्स और शूट्स इनके इंटरवल, एक पर्टिकुलर इंटरवल पे ग्रो करने लगते हैं और एक टाइम में क्या फिर ब्रेक ऑफ कर जाते हैं मदर प्लांट से और फिर क्या एक इंडिपेंडेंट प्लांट ग्रो करते हैं, राइट? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वे, नेक्स्ट प्लांट दैट इज ट्यूबर. मोशन इज अ नॉन, और इसका एग्जाम्पल क्या है, ट्यूबर. पोटैटो इज द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ ट्यूबर. इन फैक्ट ट्यूबर इज द swollen end of the special underground stem. It is swollen because it stores food in it. It has a number of eyes on its surface that grows into the buds. तो हम दूसरा क्या देखते हैं स्टेम्स में, जो बेसिकली ट्यूबर होते हैं. पोटैटो में आपने देखा होगा कैसे ग्रो होता है पोटैटो, उसके रूट्स के एंड पे हम देखते हैं पोटैटो को, राइट? दिस, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज swollen पार्ट इज कॉल्ड द ट्यूबर. ओके, अब ये swollen क्यों होता है, क्योंकि इसमें ही तो स्टोर हो रखा है ना फूड, राइट? इसी को तो हम कंज्यूम करते हैं. जो पोटैटो होता है इसमें छोटे छोटे आप आईज होती हैं जिसको हम बर्ड भी बोलते हैं, राइट? क्वांटिटी मस्ट बी शोन. अब लेट्स से जब हम ऐसे बहुत छोटा छोटा सरफेस पे आपको बर्ड दिखेगा, वहां से क्या है वापस से ग्रो हो सकता है, राइट? नाउ लेट्स डू वन थिंग एंड अंडरस्टैंड अ कॉन्सेप्ट. सो व्हाट यू हैव टू डू इज take a potato and cut a piece of it so that there is at least one eye intact on it. Bury this piece in the soil and keep the soil moist by sprinkling water on it. After few days, you will observe a new plant developing from the eye. This shows the vegetative propagation in plant tuber. So basically आपको क्या करना है, एक पोटैटो लेना है और उसको कट कर देना है. मेक श्योर कि आप वो जो कट कर रहे हो उसमें कम से कम एक ऐसा जगह होनी चाहिए जहाँ से आई हो, बेसिकली बर्ड दिख रहा हो आपको, ठीक है? फिर उसके बाद इसको आपको सॉइल में डाल देना और थोड़ा सा पानी डालते रहना, राइट? ताकि वो ग्रो कर सके. अब आप कुछ टाइम बाद देखोगे कि वहां से एक छोटा सा प्लांट ग्रो कर रहा है. सो दिस शोज दैट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किसमें हो रहा है, हमने पोटैटो ट्यूबर में. नाउ लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ राइजोम. टाइम ग्राफ ऑफ टू ginger and turmeric are very common example of rhizomes. Rhizomes are underground stems that have buds which give rise to new plants. These are thick horizontally growing stems in which bud develop into branches which grow upward into the air and then produce normal green leaves.
Roots develop from the lower surface of the underground stem. Rhizomes bear distinct nodes, internodes, scaly leaves and adventitious roots. So basically rhizome के एग्जाम्पल क्या है, जिंजर और टर्मरिक. तो यहाँ पे हम कैसे देखने को मिलते हैं स्टेम्स के केस में, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. तो बेसिकली होता क्या है, जो इसकी स्टेम्स होती है वो अंडरग्राउंड होती हैं, ठीक है, और वो ही किस में ग्रो कर रही होती हैं, टर्मरिक और जिंजर में, राइट. अब क्या होता है, जैसे जैसे इनके नोड्स आते हैं, ठीक है, वो ब्रांचेस क्रिएट करने लग जाती है, ठीक है, और ग्रो करने लग जाती है, जैसे आप ये पिक्चर में देख रहे हो, राइट. और जो रूट्स होती हैं वो लोअर सरफेस पे डेवलप होती हैं अंडरग्राउंड स्टेम में, ठीक है. नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज. रेस्ट एट नाइट. सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन थ्रू स्टेम इज bulb. This word based on sunrise. Onion and lilies are bulbs, which are underground stems. The scales present on them are modified leaves that contain stored food. At the center of the bulb is a bud called apical bud. The day slowly. The buds on the sides are called lateral buds. The apical bud produces leaves and flowers, while the lateral bud produces shoot of a new plant. As the plant grows and develops, it forms a new bulb underground. So basically आपने बल्ब किसको कहा गया है, तो अनियन में आपने देखा होगा नीचे एक पार्ट होता है जो थोड़ा सा टाइट होता है, राइट, और हल्का येलोइश होता है यहाँ पे काम से, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बल्ब. ऑलराइट. तो ये वो जो पार्ट होता है ये लीव्स में रूट्स देता है, राइट. तो दो टाइप के, यहीं से बल्ब के पास एक सेंटर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एपिकल बर्ड या फिर लेटरल बर्ड. ऑलराइट. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन थ्रू रूट्स. नाउ टाइम. अब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मतलब कि हम दूसरा प्लांट बना रहे हैं एक प्लांट के पार्ट से, और वो प्लांट का पार्ट क्या है, रूट. अब हम देखते हैं वो कैसे होता है. सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज रूट ट्यूबर. अंडरस्टैंडिंग के टाइम की, Dahlia and sweet potato are the examples of root tubers. Roots are swollen by storing food. Buds develop at the base of the stem of these plants. They grow into a new plant by taking nutrition from the swollen, modified root. If the root tuber of sweet potato is cut into pieces and sown in well-prepared soil, a new plant will be produced. So basically, sweet potato हो गया, तो उसमें क्या होता है, root tuber किसको बोला गया है, bases of various types. ये पार्ट को. ऑलराइट. बेसिकली स्वीट पोटैटो जो होता है जिसको हम कंज्यूम करते हैं वो क्या होता है, एक पार्ट होता है जिसमें उस प्लांट ने अपना फूड स्टोर किया, राइट. तो अगर हम उसी को पीसेस करके कट करके एक वेल प्रिपेयर्ड सॉइल में डालेंगे तो क्या हम देखेंगे कि प्लांट ग्रो हो गया, राइट. तो ये किस तरीके का काम कर रहा है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का. ऑलराइट. नाउ लेट्स सी हाउ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन थ्रू लीव्स हैपन. सो लेट्स सी इन द फ्लोरल बर्ड, मतलब एक रेगुलर इंटरवल पे. In the plants like Bryophyllum, the margins of the leaves contain buds. These are called floral buds. Small plants like plantlets arise from these buds. The plantlets may drop from the leaf and grow up into a new plant. So, basically floral bud क्या होता है, जैसे एक Bryophyllum एक प्लांट है, उसके जो leaves होते हैं उसके margin पे buds होते हैं. तो आप जैसे फोटो में भी देख सकते हो. 60 minutes of 6. ये जो इसके मार्जिन है लीव्स के, यहाँ पे क्या है, बर्ड्स है, इसको हम बोलते हैं फ्लोरल बर्ड. ऑलराइट. तो ये ही बर्ड छोटे छोटे प्लांट्स में अराइज हो जाते हैं, छोटे छोटे प्लांट में ग्रो हो जाते हैं, और फिर ये क्या होता है, लीव से ड्रॉप हो जाते हैं नीचे ग्राउंड पे, और ये वापस से एक नया प्लांट दे देते हैं. ऑलराइट. नाउ लेट्स सी द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन थ्रू द बर्ड. 24/6. अब जो बर्ड होता है उसके थ्रू कैसे होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज थ्रू बुलबिल. इट विल कम आउट टू बी. In some plants like agave, the floral buds are modified into bulbils. When these bulbils are detached, they come in contact with the soil and develop into new plants. So कुछ plants ऐसे होते हैं जैसे like agave, इनके जो buds होते हैं वो ही एक floral bud की तरह modified होते हैं, right? जो इनके floral bud है वो किस में modified होते हैं, bulbils में. Basically कहने का मतलब ये है कि जो इन buds होते हैं, right, जो floral part है वो ही एक कैपेबिलिटी रखता है किसमें, एक नया प्लांट बनने में. ऑलराइट. नाउ अभी तक हमने देखा कि कैसे नेचुरली वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है नेचर में, राइट. कहीं पे कोई प्लांट बड के फॉर्म में डेवलप्ड है, राइट. कहीं पे लीफ ही उस तरीके से डेवलप है,
कहीं पे स्टेम और रूट्स उस तरीके से डेवलप है. नाउ लेट्स मूव एंड अंडरस्टैंड हाउ आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन हैपेंस. तो फॉर सेकेंड, तो so some techniques are developed keeping in mind the vegetative mode of propagation. These man-made methods are called artificial propagation. All right, तो कुछ ऐसे methods भी हैं जिसकी वजह से हम क्या artificial propagation मतलब man-made हैं. हम अपने according हम देख सकते हैं कि अच्छा ये stem वाला part है, शायद ये artificial propagation कर सकता है ना. तो हम उसको कट करते हैं, naturally वो कट नहीं हुआ है, right? हम उसको man कट करता है और क्या उसको दूसरी जगह प्लांट कर देता है. तो जब हम जिसमें मैन का इन्वॉल्वमेंट है राइट प्रोपोगेशन में, उसको हम क्या बोलते हैं आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन. सो वन ऑफ द वेज इज बाय कटिंग होता है. तो हम क्या इन दिस मेथड अ हेल्दी एंड यंग ब्रांच ऑफ अ प्लांट हैविंग नोड्स एंड इंटरनोड्स इज कट ऑफ एंड द प्लांट in moist soil. It produces roots and grows into a new plant. This method is used to propagate plants like rose, bulgaria, cactus, sugarcane, etc. So basically क्या होता है, जैसे कुछ प्लांट्स होते हैं, जैसे आपने प्लांट्स में क्या देखे नोड्स होते हैं, इंटरनोड्स होते हैं, राइट. अब नोड्स एंड इंटरनोड्स पे खासियत क्या होती है, लेट्स सी. बस राइट, सैंड क्लॉक, कैंडल क्लॉक, जो बेसिकली एक नेचुरल फिनोमिना के. तो जैसे एक ये प्लांट है राइट, तो इसमें नोड्स क्या होंगे, ये पार्ट जहां से क्या एक नया छोटा सा ब्रांच निकल रहा है राइट. उस ब्रांच में से भी अगर और एक और ब्रांच निकलेगा लीफ को लेके, तो उसको क्या बोलेंगे इंटरनोड राइट. दिस ये क्या हो गया इंटरनोड. तो यहाँ पे बहुत ज्यादा क्या होता है डेवलपमेंटल एक्टिविटी हो रही है प्लांट में राइट, क्योंकि वो अब एक स्टेम से अब दो ब्रांचेस में निकल गए राइट. तो अब हम क्या करते हैं कि इसको यहाँ से कट कर लेते हैं. कुछ प्लांट्स जैसे आपने देखा होगा रोज हो गया है ना, इन टाइप के जो प्लांट्स होते हैं उनको क्या हम कट करते हैं इस तरीके से, और स्टेम का एक पार्ट कट करके किसमें सॉइल में डाल देते हैं. सॉइल में ये लोग ग्रो कर जाते हैं. तो इसको हम क्या बोलेंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन थ्रू कटिंग. ऑलराइट, नाउ लेट्स सी व्हाट इज ग्राफ्टिंग. ऐसे एक स्टिक लग. दिस मेथड इज यूज्ड इन हॉर्टिकल्चर टू डेवलप न्यू वेराइटीज ऑफ प्लांट्स. In this method, a healthy stem of one plant with oblique cut surface is inserted over the cut stem of another rooted plant. It is then tied together. After some time, new branches develop that show combined features of the two plants. देखो ग्राफ्टिंग क्या होता है, बेसिकली कहाँ यूज होता है, जब हमें कोई लेट्स से एक फ्रूटिंग प्लांट है जिसमें फ्रूट आ रहा है, बट हम चाहते हैं कि एक ऐसा फ्रूट आए जो इन दोनों का ही दोनों को मिक्स करके एक अच्छी वैरायटी बन सकती है राइट. तो उसको हम क्या बोलते हैं ग्राफ्टिंग. तो उसमें बेसिकली किया जाता है प्लांट का जो एक पार्ट है, स्टेम का जो पार्ट है, उसको हम कैसे ओब्लिक कट देते हैं. व्हाट इज ओब्लिक कट? जयपुर. इट वाज बिल्ट बाय महाराजा लाइक दिस. ऑलराइट, ऐसे हम कट करके क्या करते हैं दो स्टेम को ज्वाइन कर देते हैं. ठीक है, दो डिफरेंट प्लांट की स्टेम को ज्वाइन कर देते हैं, और फिर क्या होता है हम उसको कवर कर देते हैं बाहर से, ताकि क्या कोई भी माइक्रोब या कोई भी इन्फेक्शन ना उसमें. फिर उसके बाद क्या कर देते हैं उसको प्लांट कर देते हैं और फिर वेट करते हैं. तो क्या हम देखते हैं कि जो आगे जो प्लांट ग्रो हुआ है उसमें कंबाइंड फीचर्स है राइट. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज. लार्जेस्ट सनडाइल वर्ल्ड का कहाँ पे, थर्ड वे इज बाय लेयरिंग है 90 फीट हाई. इन दिस मेथड अ ब्रांच ऑफ अ प्लांट इज बेंट टुवर्ड्स द ग्राउंड and covered by moist soil. After some time, roots develop from the covered part. The bent branch is later cut and made to grow into a new plant. Plants like jasmine and bougainvillea are developed by this method. तो बेसिकली क्या होता है, जैसे आपका एक प्लांट का पार्ट है, उसको आप नीचे की तरफ मूव कर देते हो, बेंड कर देते हो, लाइक इज द होल दिस. ओके, और फिर क्या होता है वो सॉइल के नीचे ही ग्रो होता रहता है, उसमें रूट्स भी आने लग जाती है, और फिर एक वो नया ही प्लांट बन जाता है राइट. अब ये जो पार्ट है इसको हम क्या बोलेंगे एक न्यू प्लांट. ऑलराइट, तो अब हम क्या करते हैं कि इसको और इसको फिर एक डिफरेंट दो अलग प्लांट की तरह ट्रीट करते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से कब लेयरिंग के थ्रू क्या करते हैं आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन. नाउ लेट्स सी द एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. जैसे इसमें दी हुई है, ऐसे प्लांट के कुछ पार्ट से दूसरे प्लांट का फॉर्मेशन करना, इसका एडवांटेजेस क्या है. सो फर्स्ट इज इट टेक्स लेस टाइम टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स. व्हाट इज सैंड. ओके, सो देखो क्या होता है कि जब कोई नया प्लांट ग्रो कर रहा है, अगर वो सीड से ग्रो करेगा
तो उसमें पहले रूट डेवलप होगी, शूट डेवलप होगी, फिर धीरे 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 छोटा सा बड़ा फिर बनता है, राइट। बट क्या होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में आप ऑलरेडी एक स्टेम का ग्रोड पार्ट डाल रहे हो उसमें, ठीक है, जो ग्रो कर चुका है, राइट। तो क्या होता है वो लेस टाइम लेता है एक नए प्लांट बनने में, राइट। सेकेंड, द प्लांट्स प्रोड्यूस आर आइडेंटिकल टू द पेरेंट प्लांट। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब आपने सेम पार्ट उठा के आपने क्या किया उसको ग्रो कर दिया, तो वहां पे तो कोई चेंजेस आएंगे ही नहीं, तो क्या होता है आइडेंटिकल हमें प्लांट्स मिलते हैं। थर्ड इज मेनी प्लांट्स आर एबल टू टाइड ओवर अनफेबल कंडीशन। दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गन्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लाइक ट्यूबर्स एंड बल्ब्स। तो बेसिकली इसमें क्या होता है काफी सारे प्लांट्स जो होते हैं वो अनफेवरेबल कंडीशन में भी रह जाते हैं, ऑलराइट। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऑर्गन्स होते हैं लाइक ट्यूबर्स या बल्ब्स, ठीक है, ट्यूबर्स और बल्ब्स कहाँ देखे थे हमने, सॉइल के नीचे, उसकी वजह से वो क्या होता है अनफेवरेबल कंडीशन में भी ग्रो कर पाते हैं, राइट। फोर्थ इज इट इज हैंडल विद extremely beneficial to agriculturists as they can raise crops like bananas, sugar canes, potatoes, etc. that do not produce viable seeds. Alright? तो ये एग्रीकल्चरिस्ट जो हैं है ना उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। कैसे? क्योंकि वो जैसे बनाना जैसे शुगर केन के जैसे क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं क्योंकि उनको क्या सीड की जरूरत नहीं पड़ती। ऑलराइट, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड वन फैक्ट। यू नो, micropropagation or tissue culture is a technique of growing plants cells outside an intact plant. Micro refers to small pieces of plant tissues used. This material is grown in special nutrition medium. Plant tissues taken from a plant part like root, stem and leaf can be stimulated to grow in a solution by addition of nutrients and certain plant hormones. Tissue culture is now used for the development of desired varieties. तो आपने एक वर्ड है माइक्रो प्रोपोगेशन, जिसमें माइक्रो का क्या मतलब है स्मॉल पीसेस, ऑलराइट। तो स्मॉल पीसेस किसके? प्लांट के स्मॉल पीसेस। तो इस टेक्निक से क्या करते हैं कि एक प्लांट का जो है प्लांट का एक पार्ट लेके हम उसको क्या करते हैं ग्रो करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं टिश्यू कल्चर। बट ये जो टिश्यू कल्चर है ये हम सॉइल में नहीं करते, ये बेसिकली हम उसको एक ऐसा मीडियम देते हैं, राइट, एक ऐसा सोल्यूशन या एक न्यूट्रिएंट मीडियम देते हैं, प्लांट हार्मोन्स देते हैं बाहर से, जिसकी वजह से क्या वो एक प्रॉपर ग्रोथ कर सके। इससे क्या करते हैं हम लोग, ये हम यूज करते हैं कहाँ पे, अपना एक डिजायर्ड वैरायटी को ग्रो करने के लिए। ऑलराइट, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज बडिंग विद द स्ट्रिंग। In this mode of asexual reproduction, the parent cell grows and divides to form a new cell, which is called daughter cell. बांध के okay, the daughter cell stays attached to the parent cell while it grows, and when it is fully grown, it detaches from the parental cell. The newly formed cell is an exact copy of the parent cell. This mode is commonly seen in Hydra and yeast. Okay, तो अब budding में क्या होता है, ये budding basically हमें कहाँ देखने को मिलती है, Hydra में, ठीक है। बडिंग इज अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब क्या हुआ, जिसमें एक ही पेरेंट रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, राइट। तो अभी देखो जैसे ये हाइड्रा है, टू एंड फ्रो, ठीक है, एंड इट हैज बड ऑन इट्स सरफेस, दिस थिंग, राइट। बड से क्या होता है, एक डॉटर सेल, ठीक है, एक डॉटर सेल प्रोड्यूस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यू हाइड्रा। छोड़ दिया तो एक ओके, तो फिर क्या होता है, जैसे जैसे वो बड़ा होता है, अब वो बड़ा होने के बाद क्या होता है, यहां से डिटैच हो जाता है, फिर ऑसिल एंड इट गिव राइज टू अ न्यू डॉटर हाइड्रा। ओके, मोशन एज शोन इन, ऑलराइट। Sometimes the birds do not detach from the parent cell and the chain of bird is formed. This is called a colony. Parent cell requires moisture, food and warmth in order to grow. Okay, तो कई बार क्या होता है कि जैसे कॉलोनी फॉर्मेशन भी होने लगता है। तो जैसे अभी हम लोगों ने क्या देखा था कि जो न्यू डॉटर बॉडी ग्रो करती है वो क्या कर जाती है, डिटैच कर जाती है, ऑलराइट, ये क्या करती है, डिटैच कर जाती है। बट जब कॉलोनी फॉर्म होती है तो क्या होता है, ये जो डॉटर ग्रो करती है पेरेंट बॉडी पे, वो क्या डिटैच नहीं करते, एक के ऊपर क्या ग्रो कर जाते हैं। तो ये क्या फॉर्म करते हैं, चेन, जिसको हम बोलते हैं कॉलोनी। जो पेरेंट सेल होता है, राइट, उसको एक पर्टिकुलर मॉइस्चर, फूड और वार्म एनवायरनमेंट चाहिए होता है क्या, ग्रो करने के लिए, ठीक है। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। तो क्या होगा तब, लेट्स परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट टू ऑब्जर्व बडिंग इन यीस्ट सेल्स अंडर अ माइक्रोस्कोप।
So what we will require? We will require dry yeast powder, sugar, microscope, water, glass slide, cover slip and petri dish. So what we have to do? We have to mix sugar in water to make a solution in petri dish. Add a pinch of dry yeast powder in the solution. Leave it in a warm place for about 2 hours. Take a drop of this liquid on the glass slide and place the cover slip onto it. Examine the slide under the microscope. So basically आपको क्या करना है, एक शुगर का सोल्यूशन बना लेना है, ऑलराइट, एक पेट्री डिश में, और फिर उसमें एक ड्राई यीस्ट जो हमने लिया है अभी, ड्राई यीस्ट का एक पिंच डाल देना है. ड्राई यीस्ट बेसिकली क्या, वो ग्रो कर जाएगा, राइट, इसीलिए हमें उसे कितना 2 घंटे तक छोड़ देना है एक वार्म प्लेस में ताकि यीस्ट ग्रो कर जाए. फिर हमें इसी लिक्विड को थोड़ा सा स्लाइड के ऊपर रख के कवर स्लिप लगा के किसमें, माइक्रोस्कोप के अंदर देखना है. सो व्हाट यू विल ऑब्जर्व, you will observe new yeast cells with buds. Some of this may form colony. This show that yeast produces eggs sexually by budding. तो आप माइक्रोस्कोप के अंदर क्या देखोगे, आप देखोगे यीस्ट की कॉलोनीज बन गई है. मतलब अगर ये लेंथ बढ़, जैसे मान लो कि ये आपने क्या है माइक्रोस्कोप के अंदर दिख रहा है, तो आपको क्या दिखेगा ऐसे. बट इसके अलावा हमने ऐसे आपको छोटे छोटे क्या कॉलोनीज दिखेंगी. तो ये क्या है, ये कॉलोनी है, ये क्या है, यीस्ट के सेल्स नहीं है. अब देखो हमें यीस्ट में जब बहुत सारे यीस्ट प्रोड्यूस हो गए तब जाके हमें क्या एक कॉलोनी, एक बड़ा सा क्या मास दिख रहा है. छोटे छोटे सिंगल यीस्ट हमें कैसे ऐसे फॉर्म में नहीं दिखेंगे, राइट. तो बेसिकली कॉलोनी के फॉर्मेशन को से हम क्या कर रहे हैं, कंफर्म कि यीस्ट ने रिप्रोड्यूस किया है थ्रू व्हाट, एसेक्सुअली, राइट. नाउ लेट्स गेट टू एन इंफॉर्मेशन. You know, dispersal of fungal spores can often cause allergies in human beings. तो आपने देखा होगा कई बार हमें एलर्जी हो जाती है. तो किसकी वजह से हो जाती है, हम देखते हैं ना, जब फंगल स्पोर्स, हमने देखा है जो स्पोर्स होते हैं ना वो हमारे एयर में हमेशा प्रेजेंट ही होते हैं. बट कुछ ऐसे सीजन्स आते हैं जब क्या हमें ज़्यादा एलर्जी या स्नीजिंग होने लगती है. दैट इज ड्यू टू द डिस्पर्सल ऑफ दोज फंगल स्पोर्स एंड मूवमेंट ऑफ दोज स्पोर्स. नाउ लेट्स मूव टू दी next topic, which is fragmentation, the time period. So basically Spirogyra is a multicellular alga found in freshwater ponds and in slow streams as slimy green patches. When water and nutrition are available, then it grows and multiplies rapidly by fragmentation. During this process, algae like Spirogyra break up into 2 or more fragments on maturation. These fragments or pieces grow together in new individuals. This process continues many times and very soon algae cover a large area in a short period of time. अब आपने देखा होगा जो भी पॉन्ड्स होते हैं, या रिवर में तो नहीं बट पॉन्ड्स होते हैं जहाँ पे क्या स्टैग्नेंट वाटर है, तो वहाँ पे आपने देखा होगा एल्गी, एक स्लाइमी टाइप का जो मटेरियल होता है वो बिल्कुल कवर कर लेता है बेस को. तो उसी का एक एग्जाम्पल क्या है, स्पाइरोगैरा. क्या करना है, ये एक टाइप की एल्गी होती है, मल्टी सेलुलर एल्गा होता है ये, और क्या ये फ्रेगमेंटेशन से ग्रो करते हैं. तो बेसिकली फ्रेगमेंटेशन एज द नेम सजेस्ट, लेट्स से एक माइक्रोस्कोप, फिर आप क्या देखोगे, एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, और वो क्या होता है, ब्रेक हो जाता है पीस में, फ्रैगमेंट कर लेता है अपने आप को, राइट. तो वो क्या हो गया, ब्रेक कर लिया, और अब वो दोनों ही पार्ट क्या डिफरेंटली अब अपने आप में ग्रो करते हैं, ठीक है. टाइमिंग पर्पस इन्होंने ग्रो किया, राइट. अब क्या होगा, नेक्स्ट फ्रेगमेंटेशन में हम क्या देखेंगे कि द टाइम पीरियड ऑफ अस, ये भी अपने आप में क्या फ्रैगमेंट क्रिएट कर लेंगे और फिर इन दोनों के दोनों पार्ट्स क्या करेंगे, ग्रो करेंगे. तो ऐसे ये डिवाइड करते हैं. ऑलराइट, नाउ लेट्स गेट टू अ क्वेश्चन. रिलायबल, द स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज डेवलप स्लाइमी ग्रीन कवर. व्हाट डज दैट रिप्रेजेंट? ऑलराइट, वेरी सिंपल क्वेश्चन. तो you will do this question by your own based on your understanding. All right, now let's go to the next topic, which is spore formation. तो इन्होंने देखा कि the spore are asexual reproductive bodies found in plants groups like fungi, mosses, ferns. If a piece of bread is kept in a warm and moist place, mold is grown over it, which is a kind of fungus. When this sample of bread mold is examined under a microscope, fine threads like structure called hyphae with knob-like structure called sporangia can be seen. Each knob has hundreds of minute spores inside it. When the sporangium, singular of sporangia, is ripened, it bursts open and disperses
the spores into the air. Being very light, they can cover long distances. When favorable conditions are available, a spores germinates and develop into a new mold. Mold can grow on wood, paper, carpet and food. Basically, अब स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है? देखो, स्पोर क्या होता है? एक एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, ठीक है? इसमें कहाँ पे? प्लांट ग्रुप्स जैसे फंजाई हो गए, मॉसिस हो गए, ये क्या करते हैं? स्पोर फॉर्मेशन से रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है? तो आपने देखा होगा ब्रेड, अगर ऐसे ही एक पेंडुलम में मतलब एक ऑसिलेशन कंप्लीट बहुत दिनों के लिए अगर हम ब्रेड को ऐसे खुला छोड़ दें तो क्या होता है? उसमें हम देखते हैं कि मोल्ड आ गया है, राइट? एक ऐसे डार्क कलर का चीज हमें दिखने लगती है, तो वो क्या है? बेसिकली स्पोर फॉर्मेशन हो गया है वहां पे, ठीक है? तो बेसिकली क्या होता है कि जब अगर हम मोल्ड को माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, राइट? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम? हाइफे। और उनके ऊपर एक नॉब होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? स्पोरांजिया। ऑलराइट, तो ऐसे ही ये जो नॉब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं बहुत ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? ऐसे होते हैं डिस्टेंस, ऑलराइट, ऐसे बहुत ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। तो जब ये ग्रो करते हैं तो क्या होता है? राइप जब कर जाते हैं ये, तो क्या बर्स्ट कर जाते हैं फिर, ठीक है? बर्स्ट करने पे क्या निकलता है? स्पोर्स निकलते हैं, ठीक है? स्पोर्स निकलते हैं और स्पोर्स इतने लाइट होते हैं तो क्या होता है? जब थोड़ा सा भी अगर हवा चलती है, कोई भी एयर करंट चलता है तो क्या डिस्पर्स हो जाते हैं, एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक चले जाते हैं। और जब राइट एनवायरनमेंट आता है तो क्या है? जर्मिनेट कर जाते हैं। तो ऐसे ही क्या होता है? स्पोर फॉर्मेशन से आगे क्या? जर्मिनेशन, रिप्रोडक्शन होता है। ऑलराइट, सिंस ये कोई भी एनवायरनमेंट में ग्रो कर जाते हैं तो ये वुड पे, पेपर पे, कारपेट पे, फूड पे हमें कहीं भी देखने को मिल जाएंगे। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। Amplitude, the maximum. Let's pull your sleeves and do one experiment. Pendulum. Take some moist bread and keep it in a warm place for 2 days. If it gets, sprinkle some water to keep it moist. After 2 days, you can see molds growing on it. Now, use a magnifying glass and observe the surface of bread. You will see fine thread-like projections called hyphal and tiny rounded structures that contain spores. Put out one of these and observe under a microscope. You will see tiny spores. From where have you these spores come? Okay? तो आपको क्या करना है कि एक मॉइस्ट ब्रेड लेना है, ठीक है? और उसको एक वार्म प्लेस पे 2 दिनों के लिए रख देना है। अगर जरूरत पड़े तो थोड़ा सा उसको क्या बाहर से स्प्रिंकल करना है वाटर से। आफ्टर 2 days यू विल व्हाट ऑब्जर्व? ब्रेड पे क्या माउल्ड्स आ गए हैं, ठीक है? तो आप उसको क्या करोगे? उस माउल्ड वाले पार्ट को एक माइक्रोस्कोप से देखोगे तो यू विल ऑब्जर्व थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है? तो अभी हमने पढ़ा था ना हाइफे और स्पोर्स के बारे में, वो ही आपको दिखेंगे। आपको क्या करना है? उसमें जो थोड़ा सा पार्ट लेके माइक्रोस्कोप के अंदर से देखना है। यू हैव टू क्वेश्चन दैट, यू हैव टू थिंक दैट ये जो स्पोर्स जो हमें दिख रहे हैं आए कहाँ से एक्चुअली में, राइट? नाउ बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग आंसर येस और नो इन द फ्रंट ऑफ दीज सेंटेंसेस। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक which is sexual reproduction. Flowering plants usually undergo sexual reproduction. Flowers carry the reproductive part of a plant. The flower has both male and female reproductive parts. The female reproductive structure are called pistils and carpels, while the male reproductive part are called the stamens. Alright, तो बेसिकली जो भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, ऐसे प्लांट्स जिसमें भी हम क्या देख रहे हैं? फ्लावर्स देख रहे हैं, ठीक है? तो वो क्या करते हैं? वो कैसे एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक बनते हैं? दैट इज थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या मतलब हुआ कि एक मेल प्लांट और एक फीमेल प्लांट दोनों ही इन्वॉल्व होंगे किसमें? दूसरे प्लांट को बनाने में। ऑलराइट, उसको हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एक फ्लावर के पास दोनों ही पार्ट होते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, मेल भी होता है, फीमेल भी होता है, राइट? तो मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है? पिस्टल्स एंड कार्पल्स, और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है स्टेमेंस। ऑलराइट, however, not all flowers carry both the male and female reproductive parts. Some flowers carry either the male or the female reproductive part. Such flowers are known as unisexual flowers. Alright, तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें या तो सिर्फ मेल ही रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा या फिर फीमेल ही रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा। ऑलराइट, ऐसे फ्लावर्स को हम क्या बोलते हैं? ऐसे प्लांट्स को यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, ठीक है?
Usually plants produce unisexual flowers with male or female reproductive part, but the same plant may also have both the female or the male unisexual flowers. Flowers that carry both the male and female reproductive parts are known as bisexual flowers. Bisexual flowers are also called complete flowers. The female and male reproductive parts produce the female and male gametes respectively. So basically देखो, let's say एक plant है और ये उसके ऊपर 2 फ्लावर्स आ रहे हैं, ऑलराइट। तो या तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये दोनों ही क्या बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हों, मतलब क्या दोनों में मेल और फीमेल दोनों ही क्या रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, ठीक है। या तो दोनों ही में मेल और फीमेल हो सकते हैं, या फिर क्या होगा, एक फ्लावर में सिर्फ मेल होगा और उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर में भी क्या होगा, सिर्फ मेल होगा, ऑलराइट। तो या तो एक जो प्लांट है वो जितने भी उसमें फ्लावर्स आएंगे या तो वो क्या होगा, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होंगे या फिर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होंगे। तो जो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होता है उसको हम क्या कंप्लीट फ्लावर भी बोलते हैं। अब हम कंप्लीट फ्लावर क्यों बोलते हैं, इसलिए क्योंकि बाइसेक्सुअल का मतलब क्या था, जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दोनों है, राइट। तो जब कंप्लीट फ्लावर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि रिप्रोडक्शन के लिए हमें दोनों ऑर्गन्स चाहिए, तो वो फ्लावर जिसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दोनों हैं उसको हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट फ्लावर, ऑलराइट। अ कंप्लीट फ्लावर हैज ऑल द 4 पार्ट्स, sepals, petals, stamens and carpels, while an incomplete flower has one of these parts missing, alright. Now flowers of China rose, petunia, lily and mustard are example of bisexual flowers, while the flowers of cucumber, pumpkin and papaya have either the pistil or the stamens, hence these flowers are the what, unisexual flowers, alright. So जब आप देखोगे, लेट्स से अगर आप चाइना रोज देखो तो आप उसमें क्या देखोगे, कैसा ऐसे टाइप का कुछ देखोगे कि उसमें क्या है, फिलामेंट्स भी दिखेंगे आपको, ठीक है, पेटल्स भी दिखेंगे, एंथर्स भी दिखेंगे और ओवरी भी दिखेगा, मतलब दोनों टाइप के दिखते हैं, ऑलराइट। हेंस दीज फ्लावर आर द एग्जांपल्स ऑफ व्हाट, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। Let us discuss the reproductive part of a flower. अब हम देखते हैं कि reproductive part of flower में कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। So the first part is pistil or carpel. It is made up of 3 parts: stigma, style and ovary. The topmost part of pistil is stigma, which is sticky. The style is a long tube that attaches the stigma to the lowest part of pistil, which is ovary. The ovary contains one or more ovules that contain the female gamete or the egg. So basically जो पिस्टल या फिर कार्पल जिसको हम बोलते हैं उसके कितने पार्ट्स हैं, वो 3 पार्ट से मिलके बना है। फर्स्ट पार्ट है स्टिग्मा, दिस अपर पार्ट, ऑलराइट। तो ये स्टिग्मा जो होता है ये क्या स्टिकी होता है, ठीक है, ये क्या होता है, स्टिकी होता है। अब ये स्टिकी क्यों होता है, इसका भी एक रीजन है, वो हम आगे पढ़ेंगे। नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ pistil is style. Style contains a narrow tube, this part, all right. Style फिर किससे ज्वाइंट होती है, ओवरी से। ओवरी में क्या होता है, एग होता है या फीमेल गैमेट जिसको बोल सकते हैं यहाँ पे, all right। तो ये क्या बनाता है, पूरा चीज मिला के पिस्टल। नेक्स्ट कम दी स्टेमन। Each stamen consists of filament, anther and connective. The anther has 2 anther lobes containing what? Pollen grains. Pollen grains are very small in size, like particles of dust. The pollen grains produce the male gametes. Filament supports the anther while the connective joins the 2 anther lobe. Alright? तो अब stamen में क्या होता है, anther होता है और एक filament होता है, like this. तो basically आप देखोगे filament क्या है, एक ट्यूब है, ठीक है, जो anther को सपोर्ट कर रही है। एंथर उसके ऊपर बेसिकली रखा हुआ है, सपोर्ट रखा है, ठीक है। ये जो एंथर है इसमें क्या 4 लोब्स होते हैं। अगर आप कभी इसको प्लांट को देखो, फ्लावर को बहुत अच्छे से देखो, एंथर को खोल के देखो तो आपको क्या दिखेगा, छोटे से 4 लोब्स दिखेंगे ऐसे। और इसमें क्या होते हैं,
इसमें होते हैं पॉलन ग्रेन्स। ये बहुत ही लाइट वेट होते हैं और जैसे आप इसको टच करने भी जाओगे ना, ये कि आपके हाथ में चिपक जाएंगे, बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। तो स्टेमन क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का, ठीक है। नाउ कम्स द पॉलिनेशन। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज पॉलिनेशन। फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, transferring of pollen grains from an anther to a stigma is essential. The process of carrying the pollen grains from the anther to the stigma is called pollination. All right, तो देखो अब हमने क्या पढ़ा, एक हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में पढ़ा, जैसे क्या था पिस्टल, और फिर हमने क्या पढ़ा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट विच वॉज स्टैमेन, ठीक है। अब देखो यहाँ से जो एंथर है, ठीक है, एंथर से क्या पॉलन ग्रेन्स जब किसके पास जाते हैं, यहाँ पे स्टिग्मा तक जाते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। ऑल राइट, सो द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा, फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा, दिस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ऑल राइट, ये क्यों इसेंशियल है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इसेंशियल है, ठीक है। अब हमने जाना कि क्यों जो स्टाइल होता है वो स्टिकी होता है, ताकि जो पॉलन ग्रेन्स है उस पर स्टिक कर जाएं इजीली। नाउ लेट्स सी द टू टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। फर्स्ट इज सेल्फ पॉलिनेशन। इफ द pollen lands on the stigma of the same flower, it is called self pollination. Self pollination occurs in bisexual flowers. देखो अब सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है कि जब सेम फ्लावर का एंथर में से पॉलन ग्रेन्स उसी फ्लावर के किस में, स्टिग्मा पे जाके स्टिक हो जाएं, तो हम उसको क्या बोलेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन, है ना। एज द नेम सजेस्ट, सेल्फ पॉलिनेशन, खुद में ही। ये हम कहाँ देखते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में देखते हैं। क्यों, देखो बहुत सिंपल है, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में क्या मेल भी होता है और फीमेल भी रिप्रोडक्टिव प्लांट पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या सेल्फ पॉलिनेशन का होने का क्या है, पॉसिबिलिटी है। नाउ लेट्स सी द क्रॉस पॉलिनेशन। In this process, the pollen grains are transferred from the anther of one flower to the stigma of another flower. Cross-pollination may take place between two flowers on the same plant or between flowers on different plants of the same species. All right, अब cross-pollination क्या होता है, जब एक फ्लावर का क्या एंथर में से क्या पॉलन ग्रेन्स, तो एक फ्लावर का पॉलन ग्रेन जब दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे स्टिक हो जाते हैं जाके, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। ऑल राइट, देखो अब या तो ये पॉसिबिलिटी है कि वो सेम ही जो प्लांट है उस पे कोई दूसरा फ्लावर हो, उसके स्टिग्मा पे जाके स्टिक हो जाए, वो कैसे होगा, लेट्स से कोई प्लांट है जिसमें काफी सारे फ्लावर है, ठीक है, ऊपर नीचे फ्लावर्स होते हैं ना, तो लेट्स से यहां से पॉलन ग्रेन नीचे वाले फ्लावर पे कहा, उसके एंथर मतलब उसके स्टिग्मा पे जाके स्टिक हो जाए, तो इसको क्या बोलेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन। बट एक और पॉसिबिलिटी क्या है कि यहां पे एक दूसरा प्लांट है, ठीक है, और यहां के पॉलन इधर जाके स्टिग्मा पे अटैच हो जाए, तो क्या बोलेंगे हम इसको, तब भी क्रॉस पॉलिनेशन बोलेंगे। ऑल राइट, बट मेक श्योर क्या, स्पीशीज सेम होना चाहिए, स्पीशीज सेम होना चाहिए। ऑल राइट, नाउ पुल योर स्लीव्स अप एंड डू एन एक्सपेरिमेंट। Take seeds of Nestorium and plant them in 2 pots filled with soil. Water the pots regularly so that the soil remains moist. Keep a watch on the pots and observe how the first shoot and leaves emerge. Keep a record of the changes taking place as the plant grows. Note when the first flower buds appear. At this point, cover the pot completely with nylon net so that no insect can reach the flower. Take care that the pots are not exposed to the strong winds. Let the flower bloom in both the pots. When a few flowers dry up after a few days, watch closely. Do you see seeds developing in the pot covered with nylon net? What is missing there? Observe for few weeks. Record the number of seeds produced in each pot. Which pot has less? Why? Alright. तो एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है। आपको क्या करना है, 2 पॉट्स लेने हैं और उसमें क्या नेस्टोरियम का सीड्स डाल देना है। ऑलराइट, और उसको क्या जो भी उसको एनवायरनमेंट चाहिए, लाइक मॉइस्ट एनवायरनमेंट, सनलाइट, वाटर, आप उसको बराबर देते रहो।
तो आप देखोगे धीरे धीरे क्या एक छोटा सा शूट डेवलप हुआ, फिर 1-2 पत्ते आए, 4 पत्ते आए। तो आपको ये चीज़ ऑब्जर्व करते रहनी है और इसको रिकॉर्ड में रखना है, ठीक है। फिर आप देखोगे कि एक फ्लावर बड़ा आया छोटा सा, तो उस प्लांट को क्या करोगे आप, एक पॉट को आप बिल्कुल कवर कर दोगे, किससे, नायलॉन के नेट से, ठीक है। फिर आपने क्या करना है कि आप देखोगे एक प्लांट में तो फ्लावरिंग हो गई, दूसरे फ्लावर में क्या हुआ है, दूसरे प्लांट में जो सीड्स थी वो अब सीड्स बनने लग गई हैं। तो दोनों ही प्लांट में आपने कुछ जो भी चेंजेस आए हैं वो ऑब्जर्व करने हैं, राइट। आपको फिगर आउट करना है कि कुछ तो मिसिंग है, दोनों प्लांट में जो चेंजेस आए हैं वो डिफरेंट आए हैं, राइट। सो यू हैव टू ऑब्जर्व फॉर अ वीक एंड रिकॉर्ड द नंबर ऑफ सीड्स प्रोड्यूस्ड इन ईच पॉट, ऑल राइट। और देखना है, सोचना है कि ये जो पॉट में डिफरेंस आया है सीड्स में, ये डिफरेंस क्यों आया, ऑल राइट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। लेट्स सी द एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। अभी क्या हम लोगों ने पढ़ा पॉलिनेशन होता क्या क्या है, राइट, और कैसे, बट कैसे वो होता है एक्चुअल में पॉलिनेशन, ठीक है। जो पॉलन ग्रेन्स है वो स्टेमेंस तक जाते कैसे हैं वो हम पढ़ेंगे किसमें, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन में। Wind, insects, water are the most common agents of pollination. For aquatic plants, water serves as the pollinating agent. Pollen grains are released in water and carried to other flowers by water currents. Other agents like squirrel, bats, birds, etc. also help in pollination. Conifers such as pine trees do not produce flowers, but they produce two types of cones on the same tree. One of them gives off pollens and the other catches the pollen. If the wind is blowing in the right direction, the pollen might reach the cone of another conifer of the same species. All right, अभी हमने क्या देखा कि एजेंट्स क्या क्या हैं पॉलिनेशन के, विंड हो गया, इंसेक्ट, वाटर। तो जो पॉलन ग्रेन है वो किसके थ्रू मूव करते हैं स्टेमन तक, विंड के थ्रू, इंसेक्ट के थ्रू, वाटर के थ्रू, राइट। कई बार जो इक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उसमें हम कैसे देखते हैं, उसमें पॉलन कैसे जाता है अपने फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक, थ्रू वाटर ओनली, राइट। पॉलिनेटिंग एजेंट क्या हुआ, वाटर हुआ। अब देखो कई बार क्या होता है कि जैसे लेट्स से ये क्या है, प्लांट है और यहाँ पे ये पानी के नीचे है, तो ये कैसे जाता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फीमेल तक, थ्रू वाटर ओनली। तो वाटर, पॉलन ग्रेन्स कहाँ, वाटर में ही रिलीज होते हैं, राइट। अच्छा, अब कुछ ट्रीज ऐसे भी होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉनिफर्स सच एज पाइन ट्रीज। ये क्या करते हैं, फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करते, बट इन्हीं के ऊपर ये दो चीज प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, कोन्स। कोन्स दो टाइप के होते हैं, एक जो होता है पॉलन ग्रेन रिलीज करते हैं और क्या, एक पॉलन कैच करते हैं, ठीक है। तो जब विंड चलती है तो क्या होता है कि जो पॉलन ग्रेन है वो क्या दूसरे कोन पे जो पॉलन कैच करता है क्या उस पे जाके अटैच हो जाते हैं, या फिर कई बार क्या होता है दूसरे ट्री में जो सेम स्पीशी का है उस पे भी पॉलन ग्रेन चले जाते हैं, राइट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज फर्टिलाइजेशन। When a pollen grain lands on the stigma of the same species, it germinates and a pollen tube grows out from the pollen grain. This pollen tube travels through the style and reaches the ovule via ovary. The pollen tube carries the male gamete. After reaching the ovule, the tip of the tube bursts, releasing the male gamete. The male gamete fuses with the female gamete to form a zygote. This process is called fertilization. सो बेसिकली अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि हमने पढ़ लिया कि एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, राइट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में से क्या पॉलन ग्रेन रिलीज होते हैं। हमने ये भी पढ़ा कि कौन कौन से तरीके हैं जिसकी वजह से क्या पॉलन ग्रेन रिलीज होकर क्या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक जाते हैं, जैसे विंड्स हुआ, इंसेक्ट हुए, राइट। अब ये दोनों एक दूसरे से मीट भी हो गए, ठीक है। पॉलन ग्रेन एंथर के ऊपर आ भी गया, स्टिग्मा के ऊपर। अब क्या होता है उसको हम पढ़ते हैं किसके अंदर, फर्टिलाइजेशन के अंदर। तो सबसे पहले क्या होता है, जैसे ही पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर लैंड करता है क्या होता है, जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है। जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है और पॉलन ट्यूब ग्रो करती है। पॉलन ट्यूब क्या होती है, लेट्स से ये पॉलन था जो आया किस पे, स्टिग्मा पे, तो अब ये ग्रो करने लगता है। ऐसे करके एक ट्यूब होती है जो इसमें से ग्रो नीचे की तरफ करती है और ये कहाँ तक पहुंचती है, स्टाइल जो हमने पढ़ा था उसके नीचे नीचे कहाँ, ओवरी तक पहुंचती है, ठीक है। ये पहुंचती है कहाँ तक,
ओवरी तक पहुंचती है, और फिर इस पॉलन ग्रेन बेसिकली है क्या, मेल गैमीट है, राइट, मेल गैमीट है। तो ये फिर कहाँ तक पहुंचते हैं, ओवरी, जहाँ पे क्या है, फीमेल गैमीट। तो यहाँ पे फ्यूजन होता है मेल गैमीट का और फीमेल गैमीट का, इसको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। सो द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट टू फॉर्म zygote इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। नाउ लेट्स सी द फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन। अभी हमने देखा कि क्या फर्टिलाइजेशन हुआ, अब फर्टिलाइजेशन के बाद होगा वो हम देखते हैं किसमें, फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन में। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ zygote, the petals, sepals and stamens fall off. The style and stigma also fall. Only the ovary remains, which contain the fertilized ovule containing the zygote. The zygote is single-celled, which begins to divide and form embryo. Meanwhile, the walls of ovule develop hard layers. Thus, ovule develop into seed, consisting of a baby plant, the embryo, while the ripened ovary becomes the fruit. As seed formation proceeds, the ovary begins to swell and changes into fruit. Fruit may be juicy like mangoes, peaches, pears, papaya, oranges and apples, or it may be hard like almonds and walnuts. Alright, तो देखो अब क्या हमने पढ़ा कि फर्टिलाइजेशन हो गया, क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट स्टार्ट हो गया अब, ठीक है। तो जैसे ही जाइगोट बना तभी क्या होता है, जो भी फ्लावर में आगे हम देखते हैं ना पेटल्स होती है, सेपल्स मतलब फ्लावर के जो भी पार्ट्स होते हैं वो क्या ड्राई करके गिरने लग जाते हैं। तो बेसिकली अब बचा वहां पे क्या, सिर्फ वो एक जाइगोट बचा, ठीक है, सब क्या गिर जाते हैं, बाकी ये सारी चीजें फॉल ऑफ। नाउ जाइगोट जो है वो धीरे धीरे फर्टिलाइज होने लगता है, ठीक है, विद टाइम वो क्या बना देता है, वो बना देता है ग्रो करके एम्ब्रियो, ठीक है। बेसिकली जाइगोट और एम्ब्रियो में क्या डिफरेंस है, जाइगोट जैसे ही मेल और फीमेल जो गैमीट्स थे वो फ्यूज हुए, अब जाइगोट ग्रो करता रहा, एक सेल था ये, ठीक है, एक सेल से और सेल बने और सेल बने, तो क्या बन गया फिर एम्ब्रियो, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे ही और ग्रो करने लगता है तो जो ओवरी होती है वो भी ग्रो करती है, राइट, जो ओवरी होती है हमने देखा था जहां पे फ्यूजन हुआ था, ठीक है। ओवरी ग्रो करके राइप होके क्या बनाती है, फ्रूट बनाती है, ठीक है। और जैसे ही सीड फॉर्मेशन अब आगे बढ़ता है तो जो ओवरी होती है वो स्वेल कर देती है और क्या बना देती है, फ्रूट बना देती है, ऑलराइट, फ्रूट बना देती है। ओवरी से क्या बनता है, फ्रूट बनता है, ठीक है। और फ्रूट हमने देखा है कि डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, कोई जूसी होते हैं, है ना, कोई टाइट भी होते हैं, जैसे किसमें, आलमंड्स और वॉलनट्स में देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो ऐसे हमने क्या देखा, फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन, ठीक है। दिस कैन यू ऑल्सो सी इन द पिक्चर हेयर। ऑलराइट, नाउ लेट्स गेट टू एन इंफॉर्मेशन। The jackfruit is the largest seed-bearing fruit that grows on a tree. Jackfruit may reach 90 centimeter in length and weighs up to 34 kgs. But the undisputed record for the world's largest fruit is a 670 kg pumpkin. तो जैकफ्रूट जो है वो लार्जेस्ट है जो सीड बियर करता है, ठीक है। जैकफ्रूट इज द लार्जेस्ट सीड बियरिंग फ्रूट। अब जो ग्रो करता है ट्री पे, राइट, तो एक ऐसा फ्रूट है ये जो ट्री पे ग्रो करता है और किसकी लार्जेस्ट सीड है, ठीक है। इससे कितना लेंथ बढ़ जाती है, 90 सेंटीमीटर, ऑलराइट, और कितना 34 केजीज तक भी इसका वेट जाता है। बट वर्ल्ड रिकॉर्ड किसका है, एक लार्जेस्ट पंपकिन का, जो अभी तक कितने केजीज में ग्रो हुआ है, 670 केजीज का पंपकिन, ऑलराइट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड वन मोर थिंग। Do you know what is hybridization? Have you ever heard of it? So, it is a technique by which the desirable characteristics of two plants are carried to a kind of plant that is hybrid plant. Hybrid varieties are often better as a good characteristic of both parents and incorporated in one variety. For example, for food plants, desirable characteristics are higher yield, natural resistance to disease, and favorable agronomic traits. All these traits can be incorporated by hybridization. So basically hybridization एक ऐसी टेक्निक होती है जिससे हम क्या करते हैं, दो प्लांट्स की जो भी अच्छी वाली क्वालिटीज होती है, लेट्स से एक
प्लांट ऐसा है जिसमें फ्रूट्स बहुत ज़्यादा आते हैं, एक प्लांट्स ऐसा है जो बहुत अच्छा रेजिस्टेंट है अपने एनवायरनमेंट से, उनको हम हाइब्रिड बना देते हैं, उनकी दोनों की क्वालिटी ये वाली पिक करके हम एक ऐसा प्लांट बनाते हैं जिसमें क्या दोनों की क्वालिटीज़ हैं, उस वैरायटी को हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड वैरायटी, ठीक है। और इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। बट कई बार क्या होता है, हाइब्रिड वैरायटी जब हम बनाते हैं तो क्या होता है, जो सीड्स होती है ना वो बहुत ज़्यादा क्या अच्छी भी नहीं बनती। क्यों? क्योंकि उसमें नेचुरल रेजिस्टेंट नहीं होता हाइब्रिड वैरायटीज़ में, ठीक है। कई बार सिर्फ हम हाइयर यील्ड देख के क्या छोड़ देते हैं, नेचुरल रेजिस्टेंट टू द नेचुरल एनवायरनमेंट, ऑलराइट। तो ये बहुत ही सोच समझ के चीज़ें देखनी चाहिए कि कब कहाँ पे हमें हाइब्रिडाइजेशन की ज़रूरत है, कहाँ पे नहीं है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। So, now let's understand the seed dispersal. Why seed dispersal is important and how it is dispersed actually. If seeds of a plant grow near the parent plant, it becomes overcrowded at one place. This gives rise to the competition between the parent plant and its own seedling for sunlight, water and minerals. So the seed need to be dispersed over a wide area where they stand a better chance of finding the right conditions to grow. Hence, the process of which seeds are scattered to distant places is known as seed dispersal. The various method of seed dispersal ensures that a large number of seeds have got a good chance of growing up to produce seed of their own. Seed dispersal may occur in following ways. So, before we move forward, let's understand why it is necessary. तो बेसिकली आपने देखा होगा जैसे कोई भी एक प्लांट ग्रो करता है, ठीक है, और अब वो क्या अपने सीड्स बना रहा है, ठीक है। तो अगर वो वहीं पे गिर के सीड्स और ग्रो करने लग जाएंगे तो क्या होगा, एक टाइम बाद क्या होगा कि जो सीड्स हैं वहाँ पे जो प्लांट ग्रो कर रहे हैं, दे विल फील कि सनलाइट, वाटर, मिनरल्स, इन सब के बीच में क्या कॉम्पिटिशन क्रिएट हो जाएगा, है ना, पेरेंट प्लांट और उसके दूसरे प्लांट जो ग्रो कर रहे हैं। तो इसीलिए जो सीड्स हैं वो क्या डिस्पर्स होना ज़रूरी है, ऑलराइट। तो इसीलिए किस चीज़ का ज़रूरत होता है, सीड डिस्पर्सल का। सीड डिस्पर्सल मतलब जब एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक सीड जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, सीड डिस्पर्सल। नाउ जैसे अभी हमने देखा था कि पॉलिनेशन भी किसी मीडियम के थ्रू हो रहा था, जैसे कि इंसेक्ट्स के थ्रू, विंड के थ्रू, वैसे ही सीड डिस्पर्सल के लिए भी मीडियम है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर दोस। सो फर्स्ट इज डिस्पर्सल बाय विंड। विंड के थ्रू कैसे डिस्पर्सल होता है, द सीड्स which are light in weight are easily carried by wind to a new place. For example, the seeds of grasses are very light and can be carried long distances by the wind. There are some more plants in which seeds are dispersed by wind. Orchid plants has seeds almost as fine as dust. Dandelion has hair growth which acts like tiny parachutes and carry the seeds far away from the parent plant. These hairy growth are also found in silk, cotton. Drumstick and maple seeds have wings which helps in dispersal. Mother, ack and sunflower plants have hairy fruits which are blown away to far off places by winds. तो आपने देखा होगा कुछ ऐसी सीड्स होती हैं जिसके जो सीड्स होती हैं ना बहुत ही लाइट वेट होती हैं, ऑलराइट। जैसे ऑर्चिड जो प्लांट होता है आपने देखा होगा जो उसकी सीड होती है बहुत ही लाइट वेट होती है। तो क्या होती है, जैसी विंड चलती है या फिर हल्की सी भी कोई विंड चलेगी तो क्या होता है, वो जो सीड होती है वो डिस्पर्स करने लग जाती है, मतलब हवा के साथ बह के क्या दूसरी जगह पे चली जाती है। तो हम इसको क्या बोलते हैं, डिस्पर्सल बाय विंड। नेक्स्ट कम दी डिस्पर्सल बाय वाटर। Fruits of water lily and coconut have a spongy outer coat that helps them to float. Coconut seeds can travel to thousands of kilometers across seas and oceans. अच्छा, अब डिस्पर्सल किसके थ्रू होता है, दूसरा वाटर के थ्रू। तो जो भी आइलैंड के आसपास के जो फ्रूट्स आप देखोगे, सीड्स देखोगे, वो कैसे होते हैं, बहुत ही टफ नट्स वाले, राइट। जैसे कोकोनट हो गया, राइट। तो उसका जो कोट होता है आपने देखा होगा कैसा, बहुत ही आउटर हार्ड होता है। क्यों? क्योंकि ताकि वो फ्लोट कर सके, राइट। उसका सीड ही इस तरीके से बना है ताकि वो फ्लोट कर सके वाटर पे, राइट। तो वो फ्लोट करके क्या बहुत दूर दूसरी तरफ चले जाता है। तो इस तरीके से भी कैसे डिस्पर्सल होता है। नाउ लेट्स गेट टू अ क्वेश्चन।
Why are seeds which are dispersed by water covered with hard covering? अच्छा, अभी हमने डिस्कस किया, so you have to find this out. Now, dispersal by animals and birds. Birds and animals also help in dispersing seeds. Some plants such as blackberry, cherry, apple, mango, etc. have juicy fruits that birds and animals like to eat. The animals eat the whole fruit, but only juicy part is digested. The seeds are thrown away or passed out through the excretion. In this way, that seeds can reach far away from the parent plant. New plants grow from these seeds. तो अच्छा, आपने कई बार ऐसे देखा होगा कि जो भी बर्ड्स होती हैं या फिर स्क्वारल को देखा होगा, जनरली वो क्या करते हैं, कोई भी एक फ्रूट है उसको खाते हैं, राइट, या पेड़ में से उठा लिया, कहीं से उठा लिया, राइट, और उसका जो जूसी पार्ट है वो तो खा लेते हैं, बट उनका काम क्या होता है, उड़ जाते हैं, राइट, या स्क्वायरल एक जगह से दूसरी जगह पे भागती रहती है. तो इस बीच साथ साथ में क्या हो रहा है कि वो सीड को भी डिस्पर्स कर रहे हैं. ठीक है, तो वो फ्रूट तो खा लेते हैं, अब जहां भी वो पहुंचे वहां पे क्या उसको थ्रो कर देते हैं, तो वहां पे क्या होता है, वो सीड ग्रो कर जाती है. तो ऐसे एनिमल्स और बर्ड के थ्रू क्या होता है, डिस्पर्सल. नाउ birds like parrots love to eat fruits and they help to disperse seeds to other areas through their droppings. Some plants like cocoblur produce seeds through their spines that get attached to the fur of animals. Eventually the seeds fall off far away from the parent plant. अच्छा, अब कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनकी सीड्स होती है बहुत स्पाइनी कवरिंग होती है. स्पाइनिंग कवरिंग से क्या उसको अटैचमेंट मिलता है. तो कोई भी अगर लेट्स से बर्ड उसके पास आता है प्लांट के पार्ट, तो क्या होता है उसके फेदर्स में यहाँ पे वो सीड अटैच हो जाती है और जहां भी वो आके उड़ के जाती है तो फिर डिस्पर्स हो जाती है. ठीक है, नेक्स्ट इज थ्रू डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोसिव मैकेनिज्म. Some plants like blossom, pea, bean and castor have pods that explode when ripen and shoot out the seeds. अच्छा, अब कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जैसे कि पी हो गया, बीन या बैल्सम हो गया, ये लोग क्या करते हैं, उनका एक पॉड होता है, ठीक है, जिसमें सीड होती है. जैसे ही वो सीड राइप करती है वो एकदम से शूट कर जाती है, बहुत फास्ट से शूट करती है, जिसकी वजह से क्या होता है ना, वहीं पे ना गिर के वो क्या थोड़े एक दूसरे डिस्पर्स हो जाती है. ये इसको मैकेनिज्म को क्या बोलेंगे, एक्सप्लोसिव मैकेनिज्म, राइट. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज. You have to do a small exercise based on reading these sentences. You have to name the following. All right. Now let's summarize this chapter through word finders. Reproduction, the process by which new organisms are produced. Asexual reproduction. In this mode of reproduction, plants give rise to new plants without forming seeds. Vegetative propagation, a type of asexual reproduction in which new plants can be grown from the roots, stems, leaves and buds without the need of seeds. Budding, reproduction by growth and division of the parent cells into daughter cells. Fragmentation, reproduction in which a mature organisms break into two or more fragments which grow into new individuals. Sexual reproduction, reproduction involving the fusion of male and female gametes. Unisexual flower, a flower in which either the stamen or the pistil is present. Bisexual flower, a flower in which both stamen and pistil are present. Pollination, transfer of pollen grain from anther to the stigma of plant. And fertilization, it is the fusion of male and female gametes after pollination. Now, let's take a look on these points. The process of reproduction ensures that all living beings leave behind individuals of their own kind so that continuity of the species is maintained in future. There are two types of reproduction in plants, asexual and sexual. In plants, asexual reproductions occur by vegetative propagation, budding, fragmentation and spore formation. There are many artificial methods of propagating plants that are used in gardens, horticulture and agriculture. There are cutting, grafting and layering. The male gamete are found inside the pollen grain and female gametes are found in the ovule. The flower may be bisexual, bearing both male and female reproductive part, or unisexual with either of the reproductive parts.
through the process of pollination, pollen grains are transferred from anther to the stigma of the same flower or the different flower of the same kind. Wind, water, insects and animals act as agents of pollination. All flowering plants are characterized by having seeds enclosed by a covering called the fruit. The fertilized ovule forms the seed while the fruit is the ripened ovary. Seed dispersal is necessary as it prevents the plant from overcrowding, competing for water, sunlight, minerals and air. Seed dispersal may take place by wind, water, animal or by explosive mechanism. I hope आपको ये chapter समझ आया होगा based on our understanding and reading. Alright, so you have to do this exercise in your homework.